तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बजट के जो 6 पिलर हमने बात की थी उनमें बाकी बचे हुए पिलर्स पर हम बात अब करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम के तहत क्या किया गया था? उज्ज्वला स्कीम को 1 मई 2016 1 मई 2016 को जो है लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या करना था, जो कनेक्शंस हैं, गैस के कनेक्शंस हैं, वो बीपीएल फैमिली जो है उसमें प्रोवाइड करवाना था। ठीक है, इसमें क्या है कि ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, जो उज्ज्वला स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। ठीक है, तो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं, जो लेडीज हैं, उनको क्या करना है, गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम है। ताकि क्यों है ये स्कीम, किस लिए लाई गई थी ये स्कीम? ताकि जो देखिए क्या होता है कि गांव में चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती है, सब्जियां बनाई जाती है, तो धुएं में क्या है, औरतें परेशान हो जाती है, जिसके कारण वो बीमार भी रहती है। ठीक है, और पोल्यूशन तो फैलता ही है, तो इसलिए क्लीन फ्यूल का जो इनिशिएटिव है, क्लीन फ्यूल यूज हो, इसीलिए उज्ज्वला स्कीम लाई गई थी। तो इसमें क्या अब की बार जो बजट पेश किया गया है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें लगभग 1 करोड़ बेनिफिशियरीज आर टू बी एडेड, यानी 1 करोड़ लोगों को और 1 करोड़ महिलाओं को और इस स्कीम में जोड़ा जाएगा। अभी जो ये बेनिफिट है, ये अराउंड 8 करोड़ वुमेन्स तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली घरों में सिलेंडर से होता है। ठीक है, जब हम गांव में बात करें या शहर में ही बात करें तो सिलेंडर्स के थ्रू आती है। तो क्या प्लानिंग की गई है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, यानी पाइपलाइन के थ्रू जो गैस है वो पहुंचाने की जो स्कीम है, उसमें 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स आर टू बी एडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है छोटे छोटे, ध्यान रखना, यही आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितने का स्कीम है, कितने लोगों को ऐड करना है। ठीक है, कितनी डिस्ट्रिक्ट को इसमें ऐड करना है, किसमें, आपका जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ऐड करना है 100 मोर सिटीज को। ठीक है, अगले 3 साल के अंदर, अगले 3 साल में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे गैस को पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें क्या है कि जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो गेल, क्योंकि जो पाइपलाइन पर जो अधिकार है वो सबसे ज्यादा गेल का अधिकार है, गेल, GIL। और इसके लिए जो बाकी गैस उपभोक्ता है या फिर जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं कि गेल अपनी जो है प्रोमिनेंट है इस चीज में। ठीक है, एकाधिकार है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठाता है इस चीज का, गेल उठाता है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने अब की बार क्या किया गया है, सरकार ने अब की बार एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑपरेटर लाने का प्लान किया है। ठीक है, जिसमें आपके जो गैस की सप्लाई है उस पे जो भी ऑपरेट करने के लिए जो भी सिस्टम रहेगा वो हैंडल करेगा। ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी, जैसे गेल अपना बेनिफिट उठा रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, शेयरिंग में जो भी पाइपलाइंस हैं उनको यूज कर सके। ठीक है, कॉमन पाइपलाइंस को यूज कर सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब की बार लागू किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पिलर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मैंने बताया था फंडा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है ऑल ओवर ग्रोथ, यानी हर सेक्टर की ग्रोथ। ठीक है, हर सेक्टर की ग्रोथ, हर सेक्टर का विकास करना इसके अंडर में आपका आएगा। तो क्या होगा, इसके लिए सरकार ने सबसे पहले अगर बात करें एग्रीकल्चर के केस में,
एग्रीकल्चर के केस में बात करें तो एक स्कीम स्टार्ट की गई थी स्वामित्व, एक स्कीम स्टार्ट की गई थी स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व स्कीम की गई थी लॉन्च अप्रैल 2020 में, 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। इस स्कीम का मकसद क्या है? इस स्कीम का मकसद क्या है कि इसमें जो विलेजर्स है, विलेजर्स को एक राइट, एक जो उनका लैंड है उसके लिए कार्ड दिया जाएगा, उसका स्वामित्व उनको दिया जाएगा, मींस, ठीक है। तो कार्ड ऑफ राइट्स दिया जाएगा कि हाँ ये उनके, ये जमीन है, इस जमीन पे उनका अधिकार है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा कि वो उस जमीन का यूज करके अगर वो लोन लेना चाहे तो वो लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई है, तो 24 अप्रैल को क्यों की गई है? क्योंकि ये आपका क्या है, नेशनल पंचायती राज डे है, ठीक है। 24 अप्रैल क्या है? नेशनल पंचायती राज डे है। और ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में ही आती है, ठीक है। पंचायती राज के अंडर में ही आती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अब की बार ये जो स्कीम है, ये स्कीम अब हर स्टेट, हर यूटी, जितने भी कुल मिलाकर 32 स्टेट्स और यूटी हैं, ठीक है, तो उन सभी में क्या है, ये स्कीम अब पहुंचाई जाएगी, हर स्टेट में पहुंचाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक एग्रीकल्चर के फील्ड में ही ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन जो स्कीम स्टार्ट की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जैसे टीओपी, याद रख सकते हैं आप, टीओपी मीन्स टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, ठीक है। क्योंकि इनके केस में सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के केस में कोई भी एमएसपी का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो ये स्कीम लॉन्च की गई ऑपरेशन ग्रीन, इसके तहत क्या किया गया कि जैसे लॉकडाउन में ही बात करें, लॉकडाउन में अगर बात करें तो जो फ्रूट सेलर हैं या वेजिटेबल सेलर हैं उनको मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस में अपना फ्रूट, या फिर किसान है उनको अपनी जो फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा लॉस में ना बेचनी पड़े, ठीक है। ताकि क्या मिले उनको, एक राइट, उनको क्या मिले, उनको राइट अमाउंट, राइट प्राइस मिले। ये ऑपरेशन ग्रीन उसके लिए लॉन्च किया गया था, टीओपी, टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ठीक है। टमाटर, प्याज और आलू के लिए किया गया था, ठीक है। लेकिन इस बजट में क्या किया गया है? इस बजट में 22 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड किया गया है, ठीक है। टोटल 22 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड किया गया है इसी कैटेगरी में, जिसके लिए राइट प्राइस की मतलब आपको मिल सकेगा अब, ठीक है। तो ये आपका है ऑपरेशन ग्रीन, क्लियर। इसके बाद अगर बात करें क्या है कि जैसे फ्रूट या फिर कुछ भी बेचते हैं, जैसे तो जो भी सामान बेचा जाता है वो नॉर्मली मंडियों में बेचा जाता है, ठीक है। हम एपीएमसी, जिसका आजकल काफी जिक्र भी हो रहा है कि एपीएमसी को खत्म किया जा रहा है, तो एपीएमसी में जाके बेचा जाता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया था, ई नेम एक पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, जिसका ई नेम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है ये पोर्टल, कैसा है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें क्या है कि जितने भी बायर्स हैं और जितने भी सेलर्स हैं, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले,
सभी आपको इस पोर्टल पे मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि बायर्स को सेलर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और सेलर्स को बायर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस वहां पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है ई-नैम। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये आपको एक ऑनलाइन मंडी मिल गई एक तरीके से। ठीक है, तो क्या किया गया अब की बार बजट में क्या प्रावधान दिया है कि 1000 मोर मंडीज, 1000 और मंडियों को ई-नैम के थ्रू क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ई-नैम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा जैसे कि जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा, बीच में मींस जो बिचौलिए होते हैं उनकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। खरीदने वाला डायरेक्ट सेलर से खरीदेगा। ठीक है, और बेचने वाला डायरेक्ट जिसको भी बेचना है उसको बेच सकता है। इसके लिए आपको कोई इंटरमीडिएट पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी एपीएमसीज हैं, एपीएमसीज को इंप्रूव करने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का यूज किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का यूज किसके लिए किया जाएगा, एपीएमसीज को इंप्रूव करने के लिए। एपीएमसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, एग्रीकल्चर, ए से एग्रीकल्चर, पी से प्रोड्यूस, मार्केट कमेटी। ठीक है, एपीएमसी जो मंडी आप बोलते हैं वही होता है आपका एपीएमसी। ठीक है, इसके अलावा फिशरीज मतलब मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ सी मतलब और फिशिंग हार्बर्स खोले जाएंगे नए वाले मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। ठीक है, इसके अलावा सीवीड पार्क भी खोले जाएंगे, तमिलनाडु में खोला जाना है। ठीक है, तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क, सीवीड पार्क, सीवीड पार्क का मतलब है ऐसी जगह, सीवीड क्या होते हैं, जो समुद्री पौधे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पार्क खोले जाएंगे। इससे क्या होगा, मतलब मछली पालन को आपका जो फिशरीज के लिए है वो बढ़ावा आपको मिलेगा, वो ज्यादा बेटर आप कर पाएंगे। ठीक है, एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सीवीड पार्क को, और पहला जो सीवीड पार्क है पहले जो होगा तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सीवीड पार्क कहाँ सेटअप किया जाएगा, तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है इनमें, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपसे पूरी स्कीम पूछेगा कि स्कीम क्या है। ठीक है, वो आपसे ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर उठा के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कितने फ्रूट्स और वेजिटेबल को ऐड किया गया है। ठीक है, कहाँ खोला जाएगा सीवीड पार्क, पहला 24 अप्रैल को क्यों लॉन्च किया गया, नेशनल पंचायती राज डे है इसीलिए किया गया। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर देखें तो अब की बार जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी माइग्रेंट वर्कर्स को करनी पड़ी थी, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, तो सभी लोग क्या कर रहे थे, भाग रहे थे अपनी। जैसे कोई यहाँ पर दिल्ली में है तो वो बिहार भाग रहा है, बिहार का बंदा है तो मीन्स हर जगह से एक बंदा दूसरी जगह से, कोई यूपी भाग रहा है, कोई हरियाणा आ रहा है, अलग अलग। ठीक है, तो दिक्कत क्या हो गई कि उनको फूड नहीं, क्योंकि राशन जो मिलना था, फ्री वाला जो राशन सरकार ने देने के लिए वादा किया था लॉकडाउन के दौरान, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो राशन की स्कीम है, राशन कार्ड की अगर बात करें तो वो क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टेट की स्कीम है, मीन्स एक स्टेट अपने स्टेट में ही जो है राशन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए अब ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी फेस ना करनी पड़े, आगे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए वन नेशन वन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। मीन्स पूरे देश में एक ही राशन कार्ड काम करेगा आपका। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी देश के किसी भी कोने में हो आप, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बैठे हो, तो वहां बैठकर आप अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, अपना राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ आप लोग बाहर रह गए लेकिन फैमिली घर पे है, तो क्या कर सकते हैं, आधा राशन
अपने हिस्से का राशन जो बाहर रहता है बंदा वो वहां पर ले सकता है, और जो फैमिली है बचा हुआ राशन वो फैमिली अपने वहीं पर, वहीं की गवर्नमेंट से, जिस स्टेट में वो है वहां की गवर्नमेंट से ले सकता है। ठीक है, तो ये इसमें किया गया है। ठीक है, ये वन कार्ड वन नेशन स्कीम, वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, हर एक स्टेट और यूटी में किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि एक पोर्टल और लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। इसके अलावा जो आपके वर्कर्स जो काम करते हैं इसमें अलग अलग डिलीवरी बॉयज की तरह काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जहां पर मीन्स उस पोर्टल पे क्या होगा, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनको कोई काम मिलना है, वो सारी चीजें वहां पर मीन्स प्रोवाइड की जाएंगी। उस पोर्टल पे सारा डाटा उनका अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें, जैसे बात करते हैं डिलीवरी बॉयज जैसे काम करते हैं, किसी भी जो फूड प्रोवाइड करवाते हैं या फिर मतलब डिलीवरी का काम करते हैं जितने भी लोग, इनको किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, मीन्स सैलरी मिली नहीं मिले, किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। तो सरकार ने क्या किया गया है, सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड किया है इन सभी के लिए। इन वर्कर्स को बोलते हैं गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ठीक है, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी, उन लोगों तक भी सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड करने की बात इस बजट में कही गई ही है। ठीक है, तो ये बात हुई माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पिलर 3 था, जिसमें हमने बात करी इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव मींस ऑल ओवर ग्रोथ की, सभी फील्ड में सभी पॉइंट्स पे हमने बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटल फॉर एनी कंट्री। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ह्यूमन कैपेसिटी अच्छी है, मींस आपके पास वर्कर्स अच्छे हैं, स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड, चाहे आप मैनेजमेंट में जाएं या किसी भी लेवल पे जाएं, अगर स्किल्ड पीपल आपके पास हैं तो डेफिनेटली आपका देश क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, इजीली डेवलप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि स्किल्स आपकी हर एक फील्ड में काम करेंगी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो। स्किल्स जो है, आदमी स्किल्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स, जैसे अगर स्किल्ड लेबर है तो काम हमारा क्या हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, और जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो एक्यूरेसी होगी, जो उसकी क्वालिटी होगी, वो भी डेफिनेटली उस स्केल में अच्छी होगी, अगर उस केस में अच्छी होगी, अगर आपका जो लेबर है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो स्किल्ड है। ठीक है, तो जो स्किल है उसको अगर हम बात करें तो देखिए, जब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी हमें इस लेवल पे हम सिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहां से हमें क्या है, बेस मिलता है, फाउंडेशन मिलता है बच्चों से। अगर बात करें, जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर बचपन में ही उनको ऐसी हैबिट डाली जाए, कुछ ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाए कि उनकी स्किल्स उनकी डेवलप हो, तो वो बड़े होके क्या हो सकता है, वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, एनईपी जो है हमारी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में डिटेल में हम अलग वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन इसमें अब की बार क्या किया गया है, सरकार ने करीब करीब 15,000 स्कूलों को इससे जोड़ने की बात कही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए का जो सेटअप है, जो जो रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीजें इसमें 15,000 स्कूलों में प्रोवाइड किया जाएगा। सेटअप को मजबूत किया जाएगा ताकि जो हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं इसको लागू किया जा सके, एक अच्छे लेवल पे लागू किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, जो एससी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, एससी कैंडिडेट्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनके वेलफेयर के लिए क्या है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
स्टीम यानी 10th क्लास के बाद जो स्कॉलरशिप की बात करते हैं उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल खुले जाएंगे, ध्यान रखिएगा 100 नए सैनिक स्कूल होंगे और करीब करीब 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। जो एकलव्य स्कूल है वो क्या है? एकलव्य स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है कौन से? ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, एकलव्य स्कूल ट्राइबल एरियाज में है जो खोले जाने हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं। ये तो बात हुई स्कूल लेवल पे। अगर बात करें हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर एजुकेशन में अगर बात करें, हायर एजुकेशन में अगर बात करें तो नेशनल जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप किया जाएगा। ये सेटअप किया जाएगा तो ये बेसिकली क्या करेगा? 4 काम करेगा। एक तो सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है कॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, डिफरेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो सेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड जो ये करेगा एक्रेडिशन, यानी जो मान्यता दी जाती है यूनिवर्सिटीज को वो किस बेसिस पे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, वो भी ये करेगा। ठीक है, पहला क्या करेगा? सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिशन, ठीक है, मान्यता देना। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉलो होंगे उनको, और इसके अलावा फंडिंग, कि फंडिंग कहां से होगी, वो सारी चीजें कौन सेटअप करेगा? ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा, ये इसको सेटअप करेगा, ये इसके बारे में ये चारों चीजें ये देखेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? एजुकेशन की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एजुकेशन के अलावा स्किल्स डेवलपमेंट पे भी सरकार काम कर रही है। इसके लिए यूएई और जापान के साथ क्या है, कुछ कोलैबोरेशन सरकार की चल रही है, जिससे हम स्किल्ड जो वहां की टेक्नोलॉजी है, वहां के जो स्किल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें वहां से क्या कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां की ये कह सकते हैं कि जो भी टेक्निक है, जो भी स्किल्स हैं, वो सारी चीजें हम इंपोर्ट करके यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं या स्कूल में हैं, किसी भी लेवल पे आप बात करें तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जापान के साथ क्या है? ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, TITP, ये प्रोग्राम है जापान के साथ। ध्यान रखिएगा, जापान के साथ कौन सा प्रोग्राम लॉन्च है? TITP। ठीक है, ये है ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, उसको भी क्या किया जाएगा? रिस्टोर किया जाएगा, वापस लेके आया जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपकी इसमें आएगी। तो ये हमारा पिलर 4 था, जिसमें हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की। ह्यूमन कैपिटल में 3 लेवल हमने बात की, स्कूल लेवल, सेकंड हमने हायर एजुकेशन, और उसके बाद स्किल्स की बात की, स्किल डेवलपमेंट की हमने बात की। इसके बाद बात करें, देखिए देश में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हालत क्या है? थोड़ी सी खराब है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ज्यादातर बच्चे क्या है कि बहुत कम बच्चे हैं या लोग हैं जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च कैरी आउट कर सकें। तो सरकार ने क्या किया है, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें करीब करीब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है नेक्स्ट 5 इयर्स में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सके, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसके अलावा सरकार नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की बात कर रही है, NLTM। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सरकार की जो पॉलिसी है,
सरकार के कुछ भी जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है या नियम बनाती है, कुछ भी पास करती है, लॉ पास करती है, तो उसको मोर एंड मोर लैंग्वेज, जितनी भी स्टेट लेवल पे लैंग्वेज हैं उन सभी में प्रोवाइड करवाना, सभी लोगों तक वो स्कीम्स पहुंच सके, तो इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन की हम बात कर सकते हैं, जो कि लॉन्च किया गया है। डीप ओशियन मिशन का काम क्या है कि जो हमारे बात करें समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की भी हैं और अगर समुद्री जीवों की भी हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये डीप ओशियन मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे काफी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें लास्ट पिलर हमारा, ठीक है, लास्ट पिलर की अगर बात करें तो उसमें सरकार कहती है क्या कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, सिक्स्थ पिलर जो है वो क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मीन्स सरकार क्या चाहती है, कम से कम लोगों में कम से कम रूल्स, कम से कम लोग हों और ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नेशनल कमीशन बिल, ये एक दो पॉइंट है जो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ में ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल पास किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, 56 अलग अलग एलाइड हेल्थ केयर जो प्रोफेशंस हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके मतलब कि रेगुलेशन के लिए, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन के लिए ये बिल पास किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग सिस्टम, नर्सिंग प्रोफेशन को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, इफेक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी एक नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल को पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे जो बिल हैं ये हमारे पास हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म एक बनाया जाएगा। कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म का मकसद क्या होगा, कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म का मकसद ये होगा, जैसे इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन्वेस्टर्स के बीच में और जो अलग अलग आपके प्राइवेट इन्वेस्टर हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, उसको सोल्व करने के लिए ये मैकेनिज्म बनाया गया है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ताकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो सरकार ने टारगेट रखा है कि बिजनेस को आसान बनाना है, तो यहाँ पर जो है उनके बीच में डिस्प्यूट है वो इजीली सोल्व किए जा सकते हैं, तो इस पे सरकार ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे 6 पिलर थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी। ठीक है, तो 4 पिलर हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार ने कितना पैसा जो है अलोकेट किया है किस किस स्कीम को, किस किस पॉइंट मतलब अलग अलग बिल को या स्कीम्स को कितना कितना पैसा अलॉट किया है, जो हमारा टोटल बजट में खर्च होने वाला है उसका एक ओवरव्यू हम देखेंगे। जो स्कीम हमने डिस्कस की है इनमें किस स्कीम पे कितना खर्चा हमारा होने वाला है लगभग वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे कि पैसा आता कहां से है सरकार के पास। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, क्योंकि ये वाले जो पार्ट है करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।